कल्पनाओं की कहानियाँ ज़िंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। खूनी दरिंदा, ए सस्पेंस थ्रिलर एंड मिडल मिस्ट्री स्टोरी। भाग 15। आशा कहाँ गई। आशा नाखुश होते हुए कहती है, मैं चिंता में नहीं हूँ बल्कि परेशान हूँ। लेकिन इन लोगों की मौजूदगी ने मुझे बौखला ज़रूर दिया है। मुझे इन लोगों की सूरत ही नहीं, नाम तक से चिढ़ है। आशा की दूसरी सहेली सुधा कुछ कह नहीं जा रही थी कि अचानक डाइनिंग हॉल में बिखरी दूधिया रोशनी एकदम मध्यम पड़ गई। सब लोग चौंक कर इधर उधर देखने लगे। एक पल के बाद ही हॉल में गहरा अंधकार छा गया, लेकिन दूसरे ही पल स्टेज पर इंद्रधनुषी रंगों के छोटे बड़े आकार के अनगिनत गोले नृत्य करने लगे और उनके साथ ही बांसुरी के सुरों में उभरती मटियाली की मोहक मादक धुन डाइनिंग हॉल की छत और दीवारों से टकराकर गूंज उठी। बांसुरी के सुरों के उतार चढ़ाव के साथ स्टेज पर रंग बिरंगी रोशनियों के गोल दायरे में नाच कर रहे थे। 2-3 मिनट के बाद नृत्य करते इंद्रधनुषी गोलों के बीच एक साथ कई सुंदर और मोहक चेहरे नाच उठे। वो चेहरे विख्यात गायिका और नृत्य की रूपमयी सबीना के थे, लेकिन केश विन्यास और साज सज्जा की विविधता के कारण अलग अलग दिखाई दे रहे थे। हॉल में गहरी खामोशी छा गई थी। धीरे धीरे इंद्रधनुषी गोलों को रोशनियाँ हल्की गुलाबी रोशनी में डूब गई। दूसरे ही पल हॉल में बैठे लोग पलके झपक झपक कर देखने लगे। स्टेज पर बिखरी हल्की गुलाबी रोशनी के बीचों बीच कला और सौंदर्य की रानी सबीना प्रार्थना नृत्य की मुद्रा में खड़ी थी। सारा डाइनिंग हॉल लोगों की तालियों से गूंज उठा। ऑर्केस्ट्रा के स्वर एक साथ उभरे और फिर नृत्य की सबीना तथा उनकी सहयोगी नृत्यिका के घुंघरुओं के समवेत स्वर के साथ आत्मसात होते चले गए। डाइनिंग हॉल में बैठे हुए दर्शकों पर जादू सा होता चला जा रहा था। वो अपनी सुध बुध खोते चले जा रहे थे। सबीना के पैरों की स्पीड जितनी तेज़ होती जा रही थी, उतनी ही तेज़ दर्शकों के दिलों की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। वो अपना अस्तित्व ही भूलते जा रहे थे। लगभग 15 मिनट के बाद ऑर्केस्ट्रा के स्वरों के साथ घुंघरुओं की झनकार का एक जोरदार धमाके के साथ मौन हो गई। बांसुरी के विहल स्वर वातावरण में गूंजते रह गए। फिर धीरे धीरे बांसुरी के स्वर पृष्ठभूमि में डूबते चले गए और उसी के साथ डाइनिंग हॉल में बिखरी इंद्रधनुषी रोशनियाँ एक एक कर बुझती चली गई। कुछ क्षणों के बाद सारा डाइनिंग हॉल खटाटोप अंधियारे में डूब गया। लगभग 2 मिनट के बाद धीमी दूधिया रोशनी डाइनिंग हॉल में फैलती चली गई और जैसे ही हॉल में फैला अंधियारा दूर हुआ, सेठ रमणलाल, लता और सुधा बुरी तरह से चौंक पड़े और आंखें फाड़ फाड़ कर उस कुर्सी की तरफ देखने लगे जिस पर थोड़ी देर पहले आशा बैठी हुई थी। वो कुर्सी बिल्कुल खाली पड़ी थी। आशा कहाँ गई? सेठ रमणलाल के मुंह से निकला और फिर वो एकदम उठकर खड़े हो गए। उनकी घबराहट भरी आवाज़ सुनकर आसपास की टेबल पर बैठे लोग चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे और तभी लता और सुधा ने देखा 7 नंबर टेबल खाली पड़ी थी। श्रीकांत और उनके साथी उस क्षणिक अंधकार में न जाने कहाँ गुम हो गए थे। सुधा और लता के सीने बुरी तरह से धड़कने लगे। उनकी देह किसी अनजान आशंका से कांप उठी। सेठ रमणलाल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई और फिर दोनों हाथों से सीना थाम कर धम से कुर्सी पर बैठ गए। उनकी घबराहट देखकर स्टेज के पास ही खड़े होटल के मैनेजर जोसेफ गोमजा ने उनकी ओर बढ़ते हुए कहा, क्या बात है सेठ जी? सेठ रमणलाल ने लगभग चीखते हुए कहा, मेरी बेटी आशा कहाँ है? मैनेजर जोसेफ गोमजा ने हैरान होकर फिर इधर उधर देखने लगा। आपकी बेटी?
आसपास की टेबल पर बैठे लोग उठकर 5वीं टेबल के पास आ गए थे। लोगों की भीड़ लगते देख डाइनिंग हॉल के मुख्य द्वार पर खड़ा इंस्पेक्टर जोनाथन भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वहां पहुंच गया। वो नगर के फेमस जौहरी सेठ रमणलाल से भली भांति परिचित थे। उसे सेठ जी के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी आत्मीयता और सम्मानपूर्ण स्वर में कहा, सेठ जी, मुझे बताइए आपको क्या परेशानी है। सेठ रमणलाल ने इंस्पेक्टर जोनाथन की ओर देखते हुए दर्द भरे स्वर में कहा, इंस्पेक्टर, मेरी बेटी आशा अभी कुछ मिनट पहले यहाँ तक मेरे पास इस कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन जब प्रोग्राम खत्म होने पर चारों ओर अंधेरा छा गया, वो न जाने कहाँ गायब हो गई। इंस्पेक्टर जोनाथन ने आश्चर्य और उत्तेजना से भरे स्वर में कहा, आपकी बेटी गायब हो गई? सेठ जी, डाइनिंग रूम के सारे बाहरी दरवाजे बंद हैं, उन पर मेरे जवान अपने हथियारों के साथ खड़े हैं। इस और ना तो कोई अंदर आया है ना बाहर गया है। बस किचन वाला जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, लेकिन होटल की इमारत से बाहर चारों ओर पुलिस के जवानों का कड़ा पहरा है। होटल की इमारत से बाहर किसी लड़की को उठाकर ले जाना खासा मुश्किल काम है। इंस्पेक्टर जोनाथन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। उसने अपने सहकारी दोनों सब इंस्पेक्टर्स को बुलाकर ऑर्डर दिया, होटल की इमारत के अंदर और बाहर तैनात जवानों को ऑर्डर दे कि कोई भी आदमी मेरे ऑर्डर के बिना बाहर न जाना पाए और पूरी इमारत की तलाशी ली जाए। सेठ रमणलाल जी की बेटी आशा का अपहरण हुआ है और अभी होटल के कंपाउंड से वो बाहर नहीं जा सका होगा। दोनों सब इंस्पेक्टर्स ने एक साथ कहा और फिर तेज़ी से चलने लगे। जी बेहतर सर। होटल के मालिक रतन ने दुख और उत्तेजना भरे स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अगर सेठ जी की बेटी आशा जी नहीं मिली तो सनराइज़ होटल की साख धूल में मिल जाएगी। मैं उस आदमी को 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दूंगा जो मिस आशा का अपहरण करने वालों को गिरफ्तार करके अदालत के कटघरे तक पहुंचा देगा। सेठ रमणलाल ने 7वीं टेबल की ओर देखते हुए अपना संदेह व्यक्त करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरा ख्याल है मेरी बेटी आशा का अपहरण श्रीकांत और उसके 3 साथियों ने ही किया है, जो अभी थोड़ी देर पहले 7 नंबर टेबल पर बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर जोनाथन ने जल्दी जल्दी पूछा, श्रीकांत और उसके साथी कौन थे? उन्होंने आशा का अपहरण क्यों किया? सेठ रमणलाल ने दुखी होते हुए कहा, कुछ दिन पहले उन्होंने आशा का अपहरण करने की कोशिश की थी। आशा शाम को कॉलेज से घर लौट रही थी। वो कार में अकेली थी। श्रीकांत और उसके साथियों ने एक सूनी जगह पर आशा को की कार रुकवा ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने काम में सफल हो पाते, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब की कार संयोग से उधर आ गई थी। उनके साथ कॉलेज के 4 प्रोफेसर भी थे। उन लोगों को देखते ही श्रीकांत और उसके साथी वहाँ से भाग गए। फिर कुछ पल रुककर सेठ जी बोले, दूसरे ही दिन प्रिंसिपल ने 5-5 वर्ष के लिए श्रीकांत और उसके साथियों का रस्टिकेशन कर दिया था, यानी वे 5 साल तक देश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते थे। इंस्पेक्टर जोनाथन कुछ देर चुप खड़ा रहा और कुछ सोचता रहा। फिर सोच भरे स्वर में बोला, हो सकता है आपका अनुमान सही हो, लेकिन मुझे तो इस बात पर हैरानी है कि श्रीकांत और उसके साथी मिस आशा को लेकर गए कहाँ। मुझे पूरा विश्वास है कि डाइनिंग हॉल के दरवाज़ों से निकलकर कोई नहीं गया और ना कोई होटल की इमारत के बाहर ही निकल पाया होगा। मेरा पक्का विश्वास है कि मिस आशा का अपहरण करने वाले अभी तक होटल की इमारत में ही कहीं छिपे बैठे होंगे। अपने दोनों सहयोगियों के आने के बाद मैं खुद एक बार सारे होटल की तलाशी लूँगा। सनराइज़ होटल का अकाउंटेंट जगदीश जैन भी इसी बीच वहाँ पहुँच गया था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और पीड़ा थी। आंखें डबडबा रही थी। उसका गला भरा हुआ था, इसलिए वो कोशिश करने पर भी एक शब्द भी नहीं कह पा रहा था। सेठ जी कुछ देर तक जगदीश जैन के चेहरे की ओर देखते रहे, फिर कुछ सोचकर बोले, जगदीश,
तुम लता और सुधा को उनके घर पहुंचा दो। बेचारी बेकार ही परेशान हो रही हैं, यहाँ तो पता नहीं कितनी देर लग जाए। लता ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, नहीं अंकल, हम दोनों आपके साथ ही चलेंगी। रमनलाल ने लता का कंधा थपथपाते हुए कहा, ये बेटा तुम घर चली जाओ, यहाँ से घर लौटने में मैं फ़ोन से तुम्हें तुम्हारी सहेली के बारे में बता दूंगा। इंस्पेक्टर जोनाथन एक सार्जेंट को आदेश दिया कि वो उन तीनों को होटल के कंपाउंड से बाहर पहुंचा दे। सार्जेंट गोपीचंद लता और सुधा को लेकर साथ चला गया। डाइनिंग हॉल में उपस्थित लोग इस घटना से उस आनंद को भूल गए जो उन्हें सबीना के नृत्य से प्राप्त हुआ था। हर व्यक्ति सोच रहा था कि इतने लोगों के बीच से वो चारों नौजवान एक लड़की को किस तरह उठाकर ले गए, जबकि डाइनिंग हॉल के सभी दरवाजे बंद हैं और पुलिस भी मौजूद है। इमारत के बाहर गेट पर पुलिस के हथियारबंद जवान पहरा दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की को उठाकर ले जाते समय किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं हुई थी। ना तो वो लड़की चीखी थी, ना उसने अपने बचाव के लिए हाथ पांव झटके थे। आशा का अपहरण इतनी खामोशी से हुआ था कि उसके बारे में बराबर वाली सीट पर बैठे हुए उसके पिता और उसकी सहेलियों तक के कानों को भनक नहीं लगी। अगर हॉल में रोशनी ना होती तो उन्हें पता ही ना चलता कि आशा का अपहरण किया जा चुका है। कुछ लोग का विचार था कि आशा का अपहरण नहीं, बल्कि वो खुद ही उठकर कहीं चली गई है। अपहरण के समय किसी भी प्रकार की हल्की सी आहट तक ना होना उनके इस विचार की पुष्टि करता था। लगभग आधे घंटे में दोनों सब इंस्पेक्टर होटल के कमरों, किचन, स्टोर, ऑफिस आदि की तलाश लेकर खाली हाथ लौट आए। उन्हें ना तो कोई आशा दिखाई दी और ना श्रीकांत और उसके साथी। सब इंस्पेक्टर होटल की इमारत के कंपाउंड और गेट पर तैनात पुलिस के जवानों से भी पूछताछ कर चुके थे। उन लोगों का कहना था कि उन्होंने किसी को भी होटल की इमारत से बाहर जाते हुए नहीं देखा। उन्होंने जब से सबीना का कार्यक्रम आरंभ हुआ था, ना तो होटल की इमारत के अंदर जाते हुए देखा था, ना इमारत के बाहर आते हुए किसी को देखा। फिर वो लोग कहाँ गए? इंस्पेक्टर जोनाथन ने होटल के मालिक रतन और मैनेजर जोसेफ गोमेज को उनकी ओर देखते हुए जैसे अपने आप से प्रश्न किया, लेकिन उसका प्रश्न डाइनिंग हॉल में छाई हुई खामोशी में न जाने कहाँ गुम हो गया। किसी ने भी उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। इंस्पेक्टर जोनाथन ने कहा, मैं एक बार खुद होटल की तलाशी लेना चाहता हूँ। और फिर होटल के मालिक रतन और मैनेजर जोसेफ गोम्स के साथ और सेठ रमनलाल को अपने साथ आने का इशारा किया और फिर खुद किचन की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसे होटल का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे आशा और श्रीकांत तथा उसके तीनों साथियों की परछाई तक कहीं दिखाई नहीं दी। अगर रतन ने पूछा, अगर आप इजाज़त दें तो सब लोगों को जाने दिया जाए? इंस्पेक्टर जोनाथन ने बिना बोले सर हिलाकर स्वीकृति दे दी और किसी कटे पेड़ की तरह धड़ाम से सोफे पर जा गिरा। सेठ रमनलाल अपने बंगले में पहुंचे तो उनका भव्य और विशाल बंगला प्रभाविला रात की स्याह चादर में लिपटा खामोश पड़ा था। बंगले की बत्तियां तो जल रही थी, लेकिन चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सेठ रमनलाल की कार पोर्च में पहुंचकर रुक गई। कई मिनट तक वो चुपचाप ड्राइविंग सीट पर गुमसुम बैठे रहे और फिर एक लंबी ठंडी सांस लेकर धीरे से कार से उतरे और थके थके कदमों से बंगले के सदर दरवाजे की ओर चल पड़े। बरामदे में खड़े नौकर चुपचाप अपने मालिक की ओर देखते रहे। कुछ घंटों में ही उनके मालिक की उम्र 10-15 वर्ष बढ़ गई थी। सेठ रमनलाल अपने बेडरूम में पहुंचे और बिना कपड़े बदले ही पलंग पर जाकर लेट गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल और दिमाग दोनों ने ही उनका साथ छोड़ दिया हो। वो अपने आप को संभालने की जितनी भी कोशिश करते थे, उनका दिल उतनी ही बुरी तरह से भर आता था। गला इस तरह भर गया था कि लाख कोशिश करने पर भी एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा था। डबडबाई आंखों से
बेडरूम की छत को घूरे चले जा रहे थे। आशा का किडनैप हुआ है या आशा ने अपने आप को किडनैप दिखाने का नाटक किया है? क्या सच्चाई है उसके पीछे? क्या वाकई में श्रीकांत ने आशा को किडनैप किया है? अगर नहीं किया है तो फिर आशा और श्रीकांत के बाकी साथी वो सब कहाँ है? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ अंत तक। खूनी दरिंदा, अ सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनी एक्स पर।